स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं अध्याय 3 जो कि है पृथ्वी की गतियों से संबंधित और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। और यहाँ इस अध्याय से आपको बहुत से क्वेश्चन जो है वो कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा कक्षा 6 के लिए भूगोल से संबंधित पृथ्वी की गतियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। अब पहले तो आपको ये जानना है कि पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी होती है। तो पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो गति होती है वो एक होती है घूर्णन गति और दूसरी प्रकार की होती है परिक्रमण गति। तो यहाँ पर परिक्रमण गति और एक होती है घूर्णन गति। देखिए, घूर्णन और परिक्रमण दोनों में अंतर होता है। अब दोनों में अंतर हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब अक्ष का मतलब होता है, जैसे पृथ्वी का जो अक्ष हम देखते हैं कि वो यहाँ से यहाँ होता है इस प्रकार से, और पृथ्वी उस अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से घूमती है। तो ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और इस घूर्णन के कारण जो दिन और रात होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में भी गति करती है। और पृथ्वी की वहां सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है ना, उसे कहा जाता है परिक्रमण। अब देखिए, परिक्रमण शब्द से आपको समझ जाना है कि परि मतलब किसी के आसपास घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और उसकी इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। अब बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो उसका समय कितना होता है। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम जाती है या कितने घंटे में घूम जाती है, कितने समय में घूम जाती है। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 24 घंटे का। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो उसका जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे का है। और परिक्रमण काल कितने घंटे का या कितने दिन का या कितने वर्ष का हो सकता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है, 365 दिन का समय लेती है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना की अवधि जो होती है वो 365 दिन की होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। नीचे हम इसमें चित्र के माध्यम से कक्षीय समतल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी जो होती है उस पर एक गोले के जैसी होती है। अब निश्चित यहाँ आधा भाग जो है जो सूर्य की तरफ होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के सामने वाले भाग जो होगा यहाँ पर इस तरफ लाइट पड़ेगी, तो इस भाग पर दिन होगा, और पीछे का भाग जो है उस पर अंधेरा होगा, वहाँ पर रात्रि होगी। तो इस प्रकार से दिन और रात जो होते हैं ये घूमने के कारण से होते हैं। आगे बात करते हैं, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है तो उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। मतलब कि वो आधी पृथ्वी को दिन में और आधी पृथ्वी को रात में बांटता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है।
और यह वृत्त जो होता है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पाएंगे। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन काल के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो दिन होता है या उसका जो घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे का होता है। इस प्रकार से हमें इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अब दैनिक का मतलब होता है जो कौन सी गति के कारण दिन और रात होते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए घूर्णन काल के कारण जो है पृथ्वी के दिन और रात होते हैं और वह पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाती है। चलिए अब यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी का जो यहाँ पर कक्षीय समतल है और उसका जो अक्ष है वो किस प्रकार से कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल। कक्षीय समतल का मतलब है पृथ्वी की जो कक्षा है जो घूमने की, वो उसके साथ में यहाँ पर एक लंब खींचा गया है और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये पृथ्वी का एक अक्ष है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोण बन रहा है 66 सही 1/2 डिग्री का। और यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा, इनको हम अपने पूर्व के वीडियो में समझा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन पर बात नहीं करेंगे। अब देखिए प्रदीप्त वृत्त जो था वो यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो इस पृथ्वी के इस इतने आधे गोले को मिल रहा है। बाकी पीछे का जो गोला है उस पर अंधेरा छाया हुआ है, तो वहाँ पर अभी इस समय क्या होगी, रात होगी, यहाँ पर होगा दिन। और इसे हम इस के रूप में बांटा है, तो ये प्रदीप्त वृत्त के रूप में बटा हुआ भाग है ना। अब जब ये पृथ्वी अपने अक्ष के इस प्रकार से घूम करके जब आएगी तो ये हिस्सा पीछे चला जाएगा, ये पीछे का हिस्सा आगे जाएगा, फिर यहाँ पर दिन हो जाएगा, यहाँ पर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की स्थितियां जो होती है वो बनती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो देखिए यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या होगा कि जैसे सूर्य के तरफ वाला जो भाग होगा उस भाग पर हमेशा ही दिन होगा, क्योंकि वहां कभी रात नहीं हो पाएगी, और जिस के कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा ही अंधेरा बना रहेगा, वहां पर पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह जीवन जो रहेगा वो संभव नहीं हो पाएगा, मतलब अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा। तो ये पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर ना घूमे तो ऐसा हो सकता है, पर हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और प्रकृति सबका ध्यान रखती है, तो निश्चित सभी को धूप, ठंड, गर्मी सभी चीजें मिल पाती है पृथ्वी की गति के कारण है। तो पृथ्वी की गति से हमें ये फायदा होता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर की कक्षा में होती है, और उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल जो होता है 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन का होता है। अब देखिए 1/4 का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि 24 घंटे जो होते हैं एक दिन में होते हैं। अब 24 घंटे का यदि हम 1/4 निकालें तो 6 घंटे होते हैं। ये 24 का एक सही 1/4 भाग हो जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे पृथ्वी को लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, परंतु हम सुविधा की दृष्टि से इसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। पर जब हमें 4 वर्ष की लीप ईयर में देखना होता है तब 6 3 वर्ष के 18 और चौथे वर्ष में 6 घंटे फिर जोड़ जाते हैं, 24 घंटे। वहां पर हम देखते हैं कि चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि ये 6 घंटे हम यहाँ तो नहीं जोड़ते हैं पर लीप वर्ष में हमें जोड़ना पड़ता है ना। तो देखिए पृथ्वी का परिक्रमण काल हमें यहाँ पर मिल रहा है प्रश्न, और परिक्रमण काल के कारण से पृथ्वी पर कहाँ पर परिवर्तन होता है, तो जो हमारा परिक्रमण काल होता है उसके कारण क्या होता है,
कि जो हमारी ऋतुएं होती है ये इससे होती है। अब यहाँ पर एक चित्र को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के सापेक्ष सूर्य की जो कक्षा है जहाँ पर पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है और इस चक्कर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकाव है और झुकाव के कारण सूर्य की किरणें जो होती हैं कभी तिरछी पड़ रही है कभी सीधी पड़ रही है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग देखने को हमें मिल रहा है और इसी के कारण से यहाँ पर जो ऋतुएं होती है वो संभव हो पाती है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चित्र की, जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी अभी स्थित है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पृथ्वी का नीचे का ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गर्मी होगी और उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर पड़ रही हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर वसंत ऋतु होगी, है ना। तो ये स्थिति हम देख पा रहे हैं। अब जैसे पृथ्वी फिर यहाँ से घूम करके इस जगह पर आती है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूर्य के सामने का ये भाग जो है इतना भाग, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है ये, तो यहाँ पर तीव्रता प्रकाश की ज़्यादा होगी तो यहाँ इस हिस्से में गर्मी पड़ेगी। परंतु जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ नीचे का हिस्सा, यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही है तो यहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध जो होगा, मतलब जो नीचे का हिस्सा होगा इतना हिस्सा, वहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु होगी, यानी कि सर्दी का मौसम होगा। परंतु उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। और 21 जून को हम देखते हैं कि 21 जून को यहाँ पर गर्मी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पृथ्वी जो है घूमते हुए जब और आगे पहुँचती है यहाँ पर, तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर ऋतु जो है शरद ऋतु आ जाएगी और नीचे वसंत ऋतु आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नीचे का हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध का, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर तिरछी पड़ रही है, ना के बराबर पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर क्या है, शीत ऋतु है और यहाँ पर गर्मी है। अब देखिए देशों या महाद्वीप की स्थिति जब हमें पता होती है कि हमारी पृथ्वी के ग्लोब के नमूने पर कहाँ कौन सा महाद्वीप स्थित है, उसमें कौन से देश हैं, तो हम उन देशों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वहाँ पर कौन सा मौसम होगा, अब पृथ्वी की पोजीशन कहाँ पर होगी, तो इससे हम पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। और यहाँ पर महीना देख पा रहे हैं कौन सा है, माह दिसंबर का है। तो कहने का मतलब है कि 22 दिसंबर जब हमारे देश भारत के अंदर सर्दी का मौसम होता है, ठंड गिरती है, तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारे यहाँ सर्दी का है, वहाँ पर गर्मी का होता है ना। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियाँ ऋतुओं की हो सकती है और वो उनके इस पृथ्वी का जो नमूना है या पृथ्वी पर उनकी स्थिति के कारण होती है कि वो कौन से गोलार्ध में है। अब उसके सापेक्ष पृथ्वी का जैसे परिक्रमण काल जो बदलता है वहाँ पर ऋतुएं भी बदल जाया करती है। अब बात करते हैं आगे, जैसे जैसे 4 वर्ष के अंतराल में हम देखते हैं कि जो 6-6 घंटे होते हैं, ये 6-6 घंटे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये चौथे वर्ष में 24 घंटे के बराबर हो जाया करते हैं। और 24 घंटे के बराबर जब ये हो जाते हैं तो एक अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी का माह जो होता है वो 28 के बदले में 29 दिन का हो जाता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हुआ करते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आप जो भी वर्ष है उसमें 4 का भाग लगा कर देखें, पूरा पूर्ण रूप से भाग चला जाए वो वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे हम 2000 है, 2000 में भाग लगा सकते हैं, 2004 में, 2008 में, 2012, 16, 20 इस प्रकार से।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ष को हम गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांट देते हैं और ये ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण से होता है कि पृथ्वी अलग अलग जगह पर स्थित होती है, वहां पर सूर्य की किरणों के पड़ने से ऋतुएं बदल जाया करती है। आगे यहाँ पर जो आगे हमारा पॉइंट है इसमें से बहुत ही अच्छे प्रश्न निकलेंगे। देखिए 21 जून को हमने देखा था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहां पर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें वहां पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ेगी। कौन सी तारीख की बात की जा रही है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, जिससे वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और ध्रुव के जो पास वाले क्षेत्र होंगे वहां पर हम देखते हैं ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में वहां पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब एक प्रश्न बनता है कि कहाँ पर 6 माह की रात और 6 माह का दिन होता है? तो जो ध्रुव होते हैं ध्रुवों पर 6 माह की रात और 6 माह का दिन हुआ करता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब यहाँ से अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सबसे लंबा दिन कौन सी तारीख को होता है? तो 21 जून जो होता है ना को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। देखिए उस दिन बहुत बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी और पृथ्वी की इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तर अयनांत, है ना। तो उत्तर अयनांत को ध्यान रखिए, वही मतलब है उत्तर अयनांत का कि जहां पर दिन लंबा हो और रात छोटी हो, और पृथ्वी की इस अवस्था को हम कहेंगे उत्तर अयनांत। आगे बात करते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य के और झुके होने के कारण से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है ना। और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब वहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या लंबे दिन है और रातें छोटी है, वहाँ पर रातें लंबी होंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। इस अवस्था को हम पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं, जहाँ पर क्या है लंबे दिन तथा रातें छोटी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? अब हम जानते हैं कि क्रिसमस का पर्व जो होता है हमारे भारत देश में कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के माह में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड का मौसम होता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है। पर ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है उस समय दिसंबर के माह में। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और उस 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ा करती है, तो वहां पर गर्मी का मौसम होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो पर्व होगा वो गर्मी में मनाया जाता है या ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। कभी कभी पूछ लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में या क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है, तो कैसे संभव है? तो इस प्रकार से संभव होगा क्योंकि वो उसकी स्थिति, उस महाद्वीप की स्थिति ही दक्षिणी गोलार्ध में और उस समय सूर्य की किरणें वहां पर सीधी पड़ती है।
आगे बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब विषुवत वृत्त जो होता है कहाँ पर होता है, जो हमारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो वृत्त होता है उसी को हम कहते हैं विषुवत वृत्त, है ना। देखिए मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ से पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला होता है ये। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब दिन और रात, कब कौन सी तारीख को बराबर होते हैं। तो 2 तारीखें आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन और रात जो होते हैं ये बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। आगे बात करते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये हमने वहां पर चित्र के माध्यम से इन चीजों को समझ लिया है कि ये एक दूसरे के विपरीत होती है ध्रुवों में स्थितियां। और इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण से दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो गतियां हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, है ना। यदि पृथ्वी गतियां ना करे तो हमारा जीवन जो है वो जीने के योग्य ही ना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर अब समाप्त होता है ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।